नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी के नोएडा में इलाज के अभाव में 8 माह की एक गर्भवती महिला की मौत पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना के लिए 1 लाख बेड के इंतजाम का दावा करने वाली यूपी सरकार आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बेड आरक्षित क्यों नहीं करती है। इस घटना पर अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट किया और कहा, उत्तर प्रदेश में प्रसव के अस्पताल खोजते खोजते एक गर्भवती महिला की मृत्यु अति दुखद है। सरकार ये बताए कि अगर वो कोरोना के लिए 1 लाख बेड के इंतजाम का दावा करती है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बेड आरक्षित क्यों नहीं रखे। भाजपा सरकार ये भी बताया कि उसने अब तक कितने अस्पताल बनाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को देश की पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने मोदी सरकार 2.0 के 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। वहीं आरजेडी ने अमित शाह की रैली को हवा हवाई करार दिया है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और विधान परिषद सदस्य कमर आलम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह की बिहार जनसंवाद वर्चुअल रैली हवा हवाई रही, बिहार की जमीनी मुद्दों से दूर वर्चुअल तक ही सीमित रही। शाह अपनी रैली में मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते रहे, लेकिन कोरोना संकट में बिहार के गरीब मजदूरों की तकलीफ का कोई जिक्र नहीं किया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,56,611 है, जिसमें 7,135 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,24,095 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अभी 1,25,381 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में करीब 10,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है। यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 79,975 हो गया है, जिसमें 3,060 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 39,314 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 43,601 एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 31,667 है, जिसमें 269 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,999 लोग ठीक हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां कुल मरीजों की संख्या 27,654 है, जिसमें 761 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,664 लोग ठीक हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश पहुंचे करीब 32 लाख प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को 15 जून से रोजगार मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। रविवार को अनलॉक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण उद्योग, कृषि व अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलॉक की शुरुआत के साथ ही एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। इन क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाओं में भी रोजगार के अवसर हैं, जिससे प्रदेश का नवनिर्माण किया जा सकता है। देश के कई हिस्सों में धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्तरां आज से खोले जा रहे हैं, लेकिन हर राज्य ने अपनी अपनी गाइडलाइन जारी की है। महाराष्ट्र और झारखंड में धार्मिक स्थल और मॉल फिलहाल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में भी धार्मिक स्थल नहीं खोले जा रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मॉल बंद रहेंगे। आज से देश के कई हिस्सों में होटलों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं 60 से ज्यादा दिनों के बाद श्रद्धालु एक बार फिर धार्मिक स्थल में दर्शन कर सकेंगे। तमाम धार्मिक स्थलों को आज से खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये छूट सख्त नियमों के तहत है। सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है। 9 जून को नेपाली प्रतिनिधि सभा एक विवादास्पद संवैधानिक संशोधन करने जा रही है, जो नए राजनीतिक मानचित्र की राह में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेपाली मीडिया के अनुसार इस राजनीतिक मानचित्र में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के क्षेत्र शामिल हैं। संवैधानिक संशोधन के एक बार फिर पारित हो जाने के बाद ये नेपाली नए मानचित्र को एक कानूनी स्थिति प्रदान करेगा, जिसमें नेपाल भारत के कुछ हिस्सों को अपने हिस्से के रूप में प्रदर्शित करेगा। 31 मई को कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री ने प्रतिनिधि सभा में एक नए संशोधन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें राजनीतिक मानचित्र नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाली सीमाओं के भीतर दर्शाया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शाराना अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा है। सीमा सुरक्षा को लेकर दिए गए अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने लिखा है कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को शायद ये ख्याल अच्छा है। राहुल गांधी की यह शाराना टिप्पणी अमित शाह के उस बयान पर की गई है जो उन्होंने रविवार को बिहार से जुड़ी डिजिटल रैली के दौरान किया था। अमित शाह ने कहा था कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है तो वो भारत है, और ये पूरी दुनिया यही मान रही है।
भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि चीन सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए हल करने पर राजी हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने माना है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के फलने फूलने के लिए जरूरी है कि सीमा पर शांति और दोस्ताना माहौल रहे। बता दें कि लद्दाख में पैंगोंग झील के पास आईटीबीपी कैंप के सामने चीनी सैनिकों ने पिछले कुछ महीने से अपना ठिकाना बनाया है। इस मुद्दे को लेकर भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। भारत ने दो टूक कहा कि लद्दाख क्षेत्र में पुरानी स्थिति लौटनी चाहिए और चीनी सैनिकों को हर कीमत पर पीछे लौटना पड़ेगा। अमेरिका के अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड का शव शनिवार को ह्यूस्टन लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ दिन पहले जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के सामने भी हिंसक प्रदर्शन को अंजाम दिया था। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड के सुरक्षा बलों को वाशिंगटन से वापस जाने का आदेश दिया, जिन्हें हिंसक झड़पों के बाद सुरक्षा में तैनात किया गया था। ट्रंप ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है, इसलिए नेशनल गार्ड को वापस लौट जाना चाहिए। लीबिया के राष्ट्रीय संचालित नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया कि देश का सबसे बड़ा शरारा ऑयल फील्ड दोबारा खोल दिया गया है। इसी साल जनवरी में सामुदायिक नेताओं ने इसे बंद करा दिया था। रविवार को जारी अपने बयान में एनओसी ने देश के दक्षिण में स्थित शरारा ऑयल फील्ड के दोबारा खुलने की पुष्टि की है। 6 जून से शुरू हुए शरारा फील्ड प्रतिदिन 30,000 बैरल उत्पादन करेगी। एनओसी ने बयान में कहा कि फील्ड में 90 दिनों के भीतर प्रोडक्शन की पहली वाली क्षमता आ जाएगी, जो लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की पूर्ति कर लेगा। शरारा और ईवन फील्ड्स को जवैया एक्सपोर्ट टर्मिनल और रिफाइनरी के साथ जोड़ने वाली पाइपलाइन वाल्व्स को दोबारा 5 जून को खोला गया है।